टाइम टेबल जैसे दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में रोज टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता। तो विश्व गलत तो नहीं है, प्यार व्यार दोस्ती को गलत तो नहीं होती, लेकिन अभी के हिसाब से इस टाइम के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। मतलब 4 मंथ ही रह गए नीट को, तो उसके अराउंड ही क्वेश्चंस रहेंगे सारे। हाँ ठीक है। तो अभी सर डिस्ट्रैक्शन के बारे में मुझे पूछना था कि एस्पिरेंट को अभी रिमेनिंग 120 डेज में रिलेशन हो गया, फिर दोस्ती हो गई, या फिर अनवांटेड चीज़ें जो हमारा टाइम बहुत और एनर्जी खा लेता है, तो उससे चीज़ें, उन सारी चीज़ों से सर कैसे बचे? हाँ, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिना लड़े उन पे है धिक्कार। तो सर हाउ टू स्टडी फिजिक्स है, फिजिक्स को आसान कैसे बने और इसमें एक स्टेबल मार्क्स कैसे ले आए रिमेनिंग डेज? देखो ना सर, शिष्य को गुरु की बात क्यों माननी चाहिए? 100-110 नंबर फिजिक्स में लाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज कैसे डिवाइड करें? हेलो एवरीवन, स्वागत। आज इस पॉडकास्ट में कुछ वैसी चीज़ें होगी जो एक स्टूडेंट के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जिनको कोटा में तो कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड ऑफ फिजिक्स और ऑल्सो हेड ऑफ नीट डिवीजन इन मोशन इंस्टीट्यूट। तो नमस्ते सर। नमस्कार राहुल जी। सर बस खुश रहिए जी। सर स्वागत है आपका सर। थैंक यू। कैसे सर आप? मैं बहुत बढ़िया। तो सर इस पॉडकास्ट में, मतलब सर वैसे पॉडकास्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट इस पॉडकास्ट की एक अलग चीज़ मैं ये रखना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स, वैसी सारी चीज़ें सर कि एक एस्पिरेंट या एस्पिरेंट की चीज़ें मतलब रिलेटेबल होती है, कनेक्ट कर सकता है। तो सर मुझे वैसे सारे सेक्शन वाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो आई होप सर आप भी इंजॉय करोगे। हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, हमारा सलाहकार कौन होना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाई हमें सलाह किससे लेनी चाहिए? अब मान लीजिए आप एक नीट एस्पिरेंट है, तो नीट एस्पिरेंट को किससे बात करनी चाहिए? स्वाभाविक है या तो उस बच्चे से जो सिलेक्ट हुआ है, मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, या उस टीचर से जिसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में है, या फिर उन पेरेंट्स से जिनका बच्चा सिलेक्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से तुमने मेरा चयन किया है अपने इस पॉडकास्ट के लिए, तो एक ठीक ही आदमी का चयन किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस तुम्हें सही मिलेगा, और तुमने भी मुझसे इतना कहा है तो बनता भी है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, तुम्हारे माध्यम से बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, और जितना हो सकेगा उनको हम सही बात कहेंगे। कोई मिसगाइड करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी यूथ समझदार है, जन से लोग समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी वो देखे तो उनका एक एक मिनट काम का होना चाहिए। तो चलिए राहुल शुरू करते हैं। यस सर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे फिजिक्स में सर को पूरे 22 इयर्स के एक्सपीरियंस है, तो आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, पर्सनली मेरा भी, कि बहुत परेशान करता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो अपना पहला सेक्शन यह रहेगा कि अभी जैसे कि सर 120 डेज रिमेनिंग है, तो एक स्टूडेंट की 120 डेज में टॉप प्रायोरिटीज कौन सी होनी चाहिए? टॉप प्रायोरिटीज कौन सी होनी चाहिए अगर नीट की प्रिपरेशन जैसे हो? मेरा मानना ये है कि बच्चे को अपने सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। वो जहाँ भी पढ़ रहा हो, है ना, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहा हो, उस कोचिंग के साथ अच्छे से जुड़ करके सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपनी टेस्ट सीरीज दें, क्योंकि प्रॉपर टेस्ट सीरीज देने से क्या होता है, उसका टाइम बाउंड रिविजन होता है। क्योंकि अब एक बार पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद उसका रिविजन करना होता है, और रिवीजन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम रिवीजन करते हैं किसी चीज़ का, तो आज आप कुछ उठा के बैठोगे तो पूरा दिन निकाल दोगे, लेकिन आपको पता है कि यार मुझे कल इसका पेपर देना, तो रात भर आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। तो जो भी आपकी टेस्ट सीरीज होती है संस्थान की, जैसे कोर्स के बाद कंप्लीट होने के बाद होती है, तो उसको टेस्ट सीरीज को अच्छे से दें, तो उसके बढ़िया टाइम बाउंड रिविजन होता है। नई प्रॉब्लम्स करने की बजाय जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी की जा चुकी हैं उनको बार बार करें। सबसे ज्यादा जरूरी है शॉर्ट नोट्स बनाए, और जितने क्वेश्चंस उसने अपने पूरे सेशन के दौरान किए हैं अब तक, चाहे वो मॉड्यूल के हों, चाहे वो टेस्ट पेपर्स के हों, चाहे किसी टेस्ट सीरीज के हों, उन क्वेश्चंस को अच्छे से मार्क करके रखें, ताकि पेपर का रिविजन अगर हम ढंग से कर पाते हैं तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं। शुरुआत में नंबर कम होते हैं, लेकिन एकदम से नंबर बढ़ने लग जाते हैं। और जब भी कभी पढ़ें तो पढ़ते समय मार्क्स को दिमाग में रख के ना पढ़ें, पहले कोर्स को
फिर उसके बाद रिवीजन को, फिर उसके बाद टेस्ट को। ऐसे करेगा तो मतलब अच्छा होता है, क्योंकि वो बल्लेबाज जो केवल रन स्कोर के बारे में सोचता रहता है वो गड़बड़ा जाता है। अच्छा खेलने के बारे में सोचो, यस जितना अच्छा खेलेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अच्छा खेलना मतलब ऑनेस्टी के साथ अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि रिवीजन, फिर उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से टाइम बाउंड रिवीजन, फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स के बाद जो अपने टेस्ट पेपर्स में पुराने सवाल हैं उनका एक बार और फाइनल रिवीजन। तो ये करेगा तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो अगला क्वेश्चन ये है सर, 4 मंथ ही रहेगा नीट को, तो उसके अराउंड ही क्वेश्चंस रहेंगे सारे। हाँ ठीक है। तो अभी सर हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज कैसे डिवाइड करें सर? देखो, अगर जहाँ तक सब्जेक्ट की प्रायोरिटाइज करने की बात है, तो जो ऑटो होता है उसमें 3 टायर होते हैं, उसके तीनों टायर में बराबर हवा होनी चाहिए। मतलब हम कभी भी एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट ना करें। अगर हमारे लग रहा है कि यार मेरे 2 सब्जेक्ट अच्छे हो रहे हैं और मेरा तीसरा सब्जेक्ट वीक हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के 2 पे फोकस करें। नहीं, 2 पे तो फोकस करना ही है, उस तीसरे को भी अपलिफ्ट करें। आपको लग रहा है कि वो वीक जा रहा है, सुधर नहीं रहा, तो आप अपने जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस लें, जो भी आपके एजुकेटर्स हैं उनसे आप बात करें, उनसे पूछें सर मैं सब्जेक्ट को कैसे बेहतर करूँ। रादर कि हम 3 की बजाय 2 पे स्विच हो जाएं, फिर 2 के बाद 1 पे स्विच हो जाएं, तो ये क्या होता है, गलत स्थिति होती है। बच्चे खूब करते हैं ऐसा, एक सब्जेक्ट को खूब टाइम देने लग जाते हैं, कहते हैं यार बायोलॉजी 360 की आ रही है ना, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लूंगा, फिजिक्स तो थोड़ा सो चलेगा तो भी चलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। फिजिक्स का पेपर आसान होता है, वो एक अलग बात है कि नीट एस्पिरेंट के दिमाग में थोड़ा सा उसको लेकर के एक बर्डन सा रहता है ना, लेकिन 100-110 नंबर फिजिक्स में लाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले साल भी जो पेपर आया वो केवल प्रॉब्लम एग्जामिनेशन टेम्परामेंट की थी, पेपर लेंथी था, मानता हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस टफ भी थे, 4-5-10 सवाल हमेशा टफ होते हैं, लेकिन 100-110-20 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ देते हैं उस सब्जेक्ट को तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपर बैलेंस बना करके चलना चाहिए। रिमेनिंग 120 डेज में क्या अभी ये रियलिस्टिक वे में पॉसिबल है कि 250 वाला बच्चा, 400 वाला बच्चा जो 700-650 तक अपने आप को पुश कर सके? देखो, ये जो हम अपने मार्क्स देख रहे हैं ना अभी, ये बेसिकली एक तरह का पैराडॉक्स है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 250 नंबर आ रहे हैं तो आप एक जो है मतलब कि बिल्ली जो है और कबूतर आमने सामने हो, और अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली जाएगी। मतलब ये एक खतरे का चिन्ह है कि 250 नंबर है, लेकिन ये नहीं कि 250 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा, क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते। यार एक बात बताओ, अभी तुम्हारा कोर्स कंप्लीशन का पर जब तक नहीं आया, अभी तो कोर्सेज चल रहे हैं ना, जैसे तुम्हारा कभी तुम्हें टाइम कहाँ मिल रहा है। अभी तो तुम्हारे क्लासेस में बहुत सारा टाइम जा रहा है, तो इसलिए तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन जरा सोचो, जिस दिन तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, यानी कि 2-3 महीने पहले, एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे पास 4 क्लासेस के 6 घंटे पर डे मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो जब तुम 6 घंटे पर डे उसको इन्वेस्ट करोगे तो मार्क्स तो बढ़ेंगे ना, मार्क्स रेज कर जाते हैं। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जिन बच्चों के 250, 300, 450 नंबर आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट मोमेंट तक एफर्ट करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं, मैं अभी हारा नहीं। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। सो डोंट मेक परसेप्शंस, आप फ्लो में काम करते रहिए। हाँ, अपनी कमियां हैं उन पे काम करिए। अभी जैसे आपका रिवीजन कोर्स कंप्लीट होगा आपको 6 घंटे मिलेंगे। अभी तो आप पेपर कैसे देते हैं सोचिए, अभी आपका मान लीजिए संडे को पेपर है सपोज, तो आपको एक ही दिन मिलता है तैयारी करने के लिए, एक दिन, क्योंकि आपकी तो क्लासेस तो रेगुलर रहती हैं। लेकिन जब सोचो आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट फॉर प्लानिंग फॉर पेपर्स, आपको क्लास तो देनी नहीं होगी, तो कितना समय होगा आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आपके नंबर ग्रो कर जाएंगे। इसलिए मार्क्स हमेशा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो इसलिए जजमेंटल ना हो, है ना। ऐसे में ऐसे बच्चों के वीडियोस देखें। हमारे मोशन के नीट चैनल में बहुत सारे एल्यूमिनाई बच्चों के कुछ इंटरव्यूज़ पढ़े हैं जिसमें लिखा है कि 160 से सिलेक्शन का सफ़र, यानी कि जिस बच्चे के 160 नंबर थे वो भी सिलेक्ट हुआ है, 250 से सिलेक्शन का सफ़र। तो ऐसी चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ में आती है कि ये पॉसिबल है। यस। तो अगला क्वेश्चन ये है सर, अभी जो एक एस्पिरेंट होता है सर, तो क्या उसे अभी चैप्टर कंप्लीशन में फोकस करना चाहिए या कि फिर टेस्ट वगैरह में? देखो, मेरा मानना यह है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस है। जब तक हम एक काम पूरा नहीं करेंगे और दूसरे पे स्विच कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ है अपने सिस्टम के साथ, मान लीजिए मोशन सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम है मोशन सिस्टम के साथ चलते हुए
अपनी क्लासेस को रेगुलर करते हुए अपना कोर्स कंप्लीट करें, सबसे पहला प्रोसेस है। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा वो समय से होगा, तो जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद फिर आप उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज की तरफ मूव ऑन करें। वरना क्या होगा कि आप टेस्ट सीरीज में फंस जाएंगे, इधर आपका कोर्स चल रहा होगा, 2-4 टेस्ट तो आप दे पाएंगे, फिर उसके बाद आप टेस्टों से बचने लगेंगे, तो फिर आपने एक नया गड्ढा खोदा। मतलब एनीवे सर खूब कहते हैं कि अच्छी बात कहते हैं वो कि भाई एक गड्ढा खोदो उसमें से पानी निकलेगा। अब 2-3 गड्ढे खोदोगे तो पानी कैसे निकलेगा? तो एक ही गड्ढा खोदिए, उसी गड्ढे में पहले आपका कोर्स पूरा होगा, फिर आपको उसके अंदर टेस्ट देने होंगे, फिर आपको उसके बाद उसको और अच्छे से रिवीजन करना होगा। यही तो होता है। वरना होता क्या, अमूमन हम क्या करते हैं, नई नई चीज़ें शुरू कर देते हैं। इधर तो हमने क्या क्या अपनी कोचिंग ज्वाइन की, इधर ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन कर लिए, फिर उसके बाद वन शॉट देख लिया, फिर वन शॉट देखने के बाद पता लगा एक टेस्ट सीरीज अपनी तो आई, किसी दूसरी कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो फिर आदमी क्या हो जाता है, पजल्ड हो जाता है, वो बहुत सारे काम कर लेता है और उसका आउटपुट नहीं आता। तो कोई जरूरत नहीं, एक गड्ढा खोदो उसमें से पानी निकलेगा, मेहनत करते रहे। तो मतलब आपका कहना है सर कि कोचिंग पे भरोसा करो। यस, करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इतना बड़ा सिस्टम है, इतने सारे लोग हैं, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे, और फिर वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। सोचो पूरी दुनिया, पूरा माहौल एक ही है, वो ये चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, और हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ अलग दिशा में मूव ऑन करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें कभी प्रॉपर उसका रिजल्ट्स नहीं आ पाता, तो इट्स नॉट एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड। तो इसी के रिलेटेड एक दूसरा सवाल है मेरा सर, बट सर क्या एक बच्चा ये सही कर रहा है कि नहीं मेरा सर तो यार सिलेबस नहीं कराएगा, हमारे सर ऐसे नहीं कराएंगे, तो खुद से अपना दिमाग लगा के अनवांटेड चीज़ों में घुस जाता है, तो वैसे बच्चों के लिए आपका क्या है? बेसिकली हमारे पुराने परसेप्शंस, पुराने बिलीव्स कभी कभी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हाँ, आपके पुराने एक्सपीरियंस ख़राब हैं, तो उस हमें लगता है यार यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, और होता है। अब मुझे नहीं कहना चाहिए, मान लीजिए फिजिक्स की ही बात करें, यहाँ तो एक साथ बैचेस ओपन होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो वेक्टर और बेसिक मैथ्स पढ़ाने में ही मतलब 1-1.5 महीना निकाल देते हैं, हाँ कहना, और फिर लास्ट का कोर्स जो भगाते हैं। हाँ। तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए, कोटा मोशन को आप ऐसे कंपेयर ना करें। कोटा मोशन भी तुमने देखा होगा कितना सिस्टमैटिक है ना। यहाँ पे तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री भी 3 अलग अलग लोग पढ़ाते हैं, बायोलॉजी के टीचर्स भी क्या हैं, अलग अलग हैं, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, विद इन द टाइम चीज़ें करते हैं। हमारा सबसे पहले प्राथमिकता ही कोर्स कंप्लीशन होता है। अगर आपका कोर्स कंप्लीशन ढंग से नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैं संस्थानों के लिए भी यही कहना चाहता हूँ, हमें उसी संस्थान के साथ ट्रस्ट करना चाहिए, उसका रिकॉर्ड्स देखना चाहिए कि भाई पुराने जो बच्चे हैं वो कोर्स को लेकर के क्या कहते हैं। अभी आप 12th वाले बच्चों से पूछिए, तो 12th वाले बच्चे जो 2026 में अपीयर होने वाले होंगे, तो 2026 में जो बच्चे अपीयर होने वाले होंगे उनका कोर्स हमने 15 सितंबर को ख़त्म करा दिया था। यस, इट्स अ ट्रुथ। तो आप सोचो उस पर कितना समय है। हाँ, अभी रिवीजन के लिए। यस, तो आपके पुराने अनुभवों के आधार पर हमेशा हर बार ऐसा हो ये संभव नहीं होता। तो इस परसेप्शन को, इस मान्यता को, इस बिलीफ को तोड़ें। एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना। आप अगर ढंग से सोचेंगे, आप भी यहाँ कोटा में रह के मोशन में पढ़ रहे हैं, तो आप भी देख रहे हैं कि रेगुलर क्लासेस चले जा रही हैं। 4 क्लास का एक बढ़िया करिकुलम है, जिसमें एक बढ़िया शेड्यूल है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं दे आर रेगुलरली गेनिंग, एंड एक्चुअली जो लर्निंग है ना, ये बेसिकली एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये इट्स ऑलवेज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हम अगर या तो टीचर, बच्चा या संस्थान जब भी कभी इन चीज़ों को हल्का सा भी ब्रेक करते हैं तो उसमें हमेशा चीज़ें सफ़र करती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट को भी अलर्ट होना चाहिए, टीचर्स को भी अलर्ट होना चाहिए, आपका सिस्टम को भी अलर्ट होना चाहिए कि हमें एक गोल की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। ये मैराथन है, इसमें एकदम से रिजल्ट नहीं आता है, इट टेक्स टाइम, है ना। तुम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, सीड जर्मिनेशन जानते हो, लाइफ जान रहे हो। क्यों भाई, आज मानव भी यहाँ पहुँचा है तो इवॉल्व हुआ है, तो सोचो हजारों करोड़ों साल लगे तब जाकर के वो ऐसा हुआ है। तो इसी तरह से हर प्रोसेस में ऐसा ही है। तो 1 साल की कड़ी तपस्या है, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स हमें इसलिए पता है क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट होते हुए देखा है। अब तुम सोचो, तुम साउथ से आए हो, तुमने इतनी हिम्मत करी, कम से कम घर से निकले सबसे पहली बात तो। फिर तुम यहाँ करके देख रहे हो यार, तुम 1 साल तो समझने में निकल जाता है। 1 साल तो समझ, लेकिन तुमने कम से कम तुम घर से निकले तो तुम्हें लगा हाँ यार बात तो सही है कि मंजिलें मिल ही जाएंगी, चलिए तो सही। गुमराह तुम्हें जो घर से निकले ही नहीं। अभी भी कितने राहुल तो ऐसे हैं जो घर बैठे सोच रहे होंगे कि मुझे जाना है, मुझे करना है, बट नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस। अगर तुम अब भी दोबारा शुरू करोगे तो सोचो, यू आर स्टार्टिंग विद एक्सपीरियंस। यस सर, आपके पास अब एक अनुभव है, पहले ऐसा नहीं था। तो जो गलतियां उससे सीखो और आगे बढ़ो, तो सब संभव होता है। यस सर। और एक सर, तो मोशन की तो एक चीज़ मुझे बहुत सही लगती है सर, जैसे जब मैं घर पे था, क्योंकि मेरा एक ऑनलाइन का भी एक अपना एक्सपीरियंस है, तो जैसे कि सर यहाँ पे 6:45 को क्लासेस लग जाती है और 1:15 को ख़त्म भी हो जाती है।
बहुत मैं पहले ऐसे करता था कि सर 6 बजे से पढ़ूंगा, फिर हो रहा है कि नहीं यार आज सो जाते हैं, देर उठते हैं, तो आधा काम तो सर मोशन खुद कर दे रहा है, सुबह उठा देता है। हाँ, मतलब एक सिस्टम का मतलब ही यही होता है। इनर्शिया तो आप जानते हैं, पुराने ज़माने में एक मोटर के साथ एक बड़ा पहिया लगा होता था खाली, उसका कोई काम नहीं होता था। लेकिन क्या होता था, शुरू में तो मोटर को स्टार्ट करने में ताकत लगती थी पहिए के साथ, लेकिन एक बार पहिया जब वो चल जाता है ना, तो फिर मोटर को भी अपने आप ही घुमाता रहता है। बिजली भाग भी गई तो भी मोटर थोड़ी बहुत देर तो चलेगी, एकदम से तो बंद नहीं होती ना। साइकिल के पहिए में ऐसा तो नहीं होता ना कि पैडल मारेंगे तो चलेगी और रुक देंगे तो साइकिल रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। वंस यू स्टार्ट पैडलिंग, तो एक बार अगर साइकिल स्टार्ट हो गई तो फिर वो चलती रहती है। इनर्शिया कहते हैं इसको। तो इसलिए एक सिस्टम का इनर्शिया होता है। आपको तो बस इस साइकिल में फिट होने की जरूरत है, बाकी तो सिस्टम अपने आप आपको खींच के। तो इसको लेके एक सवाल था सर मेरा, जैसे क्लास आधा काम सर इंस्टीट्यूट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो जो बचा हुआ टाइम है सर बहुत है। एक स्टूडेंट ये नहीं कह सकता सर, जैसे मैं खुद देखता हूँ सर, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, बट सर होता है ना कि सर स्टूडेंट लाइफ में कि 1 से लेके 12 तक रात के हमारे पास इतना टाइम होता है, तो वो इतना टाइम होने के बावजूद भी सर हम रोते रहते कि टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, क्योंकि वो टाइम जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा नहीं रहा है, क्योंकि वो हम भी नहीं चाहते सर कि हमारा टाइम खराब हो। तो उसको मैनेज कैसे करें? मतलब तो बहुत ऑनेस्ट बात कर रहे हो बेसिकली। यस सर, इसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। यस सर, इससे कैसे करते रहते हैं। हाँ, इससे बचने का बहुत अच्छा तरीका होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो काम होते हैं ना, उन काम को हम हमेशा 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हालांकि प्रोसेस बहुत बड़ा है, बस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। दुनिया में 4 ही तरह के काम होते हैं, इसके अलावा 5वां कोई काम नहीं होता। या तो काम अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, या काम इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, या काम अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, या काम ना तो अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के 4 कैटेगरी होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, इन 4 कैटेगरी में हमेशा अपने वर्क को डिवाइड करना चाहिए। टाइम टेबल जैसी दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में रोज टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता। तो वी शुड पिक द वर्क लाइक दीज 4 वर्क्स। हमें हमेशा इन 4 कामों को ही पिक करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज अब आपके लिए अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में, जैसे मान लो आप कोटा है कर्नाटका से, आपको अपने मदर फादर से फ़ोन पे बात करनी है। ये अर्जेंट है या इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट तो नहीं है। क्या हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं? यस। जो चीज़ें हमारे लिए अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, तो वी शुड शेड्यूल इट। हमें ऐसे कामों को शेड्यूल कर लेना चाहिए। भाई शाम को बात करेंगे, संडे में बात करेंगे, दैट इज द थिंग। इसका मतलब वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इज दैट क्लियर? दोस्तों के साथ घूमने जाना, जबकि मेरा काम अभी पेंडिंग है, ना तो अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको क्रॉस लगा दीजिए। क्लियर है? आपके बैकलॉग्स रह गए बहुत सारे, लेकिन आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो वो काम भी आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी काम तो चल नहीं रहा, मतलब काम तो चल रहा है ना अभी, उससे आपका काम तो अटक नहीं रहा है। तो ऐसे कार्य को भी शेड्यूल करिए। सारे बैकलॉग संडे को होने चाहिए। वीक डेज में मैं कोई बैकलॉग कवर नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? एक तीसरे तरीके का जो काम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो काम आपके लिए अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए आपको प्यास लगी, आपको पानी पीना है ना, तो पानी पीना है, वो तो मतलब अर्जेंट वर्क है। तो आप उसके लिए खुद परेशान ना हो, किसी से कह दे भाई क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो। ऐसे कामों को आप ट्रांसफर करिए। यार पानी की बोतल तो मेरी भर ला, जब मैं जाऊंगा तो मैं तेरी पानी की बोतल भर लाऊंगा। उसके लिए आप दोनों को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो काम अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट पानी तो भी आपको चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को भेज दीजिए, भाई तुम मेरे लिए जाकर के पानी ले आओ अभी, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। इज दैट क्लियर? क्या हम ऐसे कामों को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। तो ये देखिए कि आप किन कामों को दूसरे लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि वो काम इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। इज दैट क्लियर? एंड द फोर्थ वन इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। आपका रोज क्लास में आना, क्या कोई और आ सकता है आपकी जगह? क्या आप क्लास को शेड्यूल कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या पेपर आपकी जगह कोई और दे सकता है? क्या पेपर को रिशेड्यूल कर सकते हो? क्या वो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वर्क है? सो सेट द प्रायोरिटी। सबसे पहले अर्जेंट इम्पॉर्टेंट को रखिए, फिर उसके बाद जो काम इम्पॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है उनको शेड्यूल करिए। जो काम आपके लिए अर्जेंट है इम्पॉर्टेंट नहीं है उन कामों को किसी को दे दीजिए, और जो काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको बिल्कुल हटा दीजिए। तो आप सोच करके देखो आपके पास कितना बढ़िया एक टाइम टेबल होगा, एक प्यारा सा समय होगा। आप ध्यान से सोचोगे तो आपके पास एक ही काम बचेगा। कौन से वाला? क्राइसिस, जो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट। तो आप क्या करेंगे, आप उन्हीं कामों को पिक करेंगे जो काम आपके मतलब के।
इज दैट क्लियर? यस। सो आप सोचो कितना सारा टाइम हो गया, 4 काम में से 3 काम तो बेकार ही हो गए। बेकार है। बचा कौन सा काम? एक काम बचा जो अर्जेंट है। और तो ऐसे बच्चे बहुत सारा टाइम निकालते हैं, वो फोकस्ड होते हैं, उनको पता होता है मेरे लिए ये मेरी प्राथमिकता है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ है, ऐसे वो गोल सजेस्ट करता है और यही हमें टॉपर बनाता है। हमारी अच्छी आदतें हमें टॉपर बनाती हैं, हमारी ख़राब आदतें हमें धीरे धीरे ख़राब करती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते, बट द प्रॉब्लम इज हमारा फोकस किधर है और हम अपने कार्यों को किस प्रकार से सूचीबद्ध करते हैं या उनको कैसे अलाइन करते हैं। यस सर, अगला क्वेश्चन ये है सर, ब्रह्मास्त्र के बारे में जो टेस्ट सीरीज़ है, तो ब्रह्मास्त्र के बारे में मुझे ये पूछना था कि 70 से 80% क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ऐसे लास्ट ईयर कहाँ जाता है, तो सर इस टेस्ट सीरीज़ का कितना इम्पैक्ट और कितना इम्पोर्टेंट होगा एक नीट एस्पिरेंट के लिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि टेस्ट सीरीज़ के मायने क्या है। टेस्ट सीरीज़ एक बढ़िया आपको शेड्यूल्ड रिवीजन देती है। अगर आपको टाइम बाउंड रिवीजन करना है तो वो आपका टेस्ट सीरीज से होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ही क्यों? क्योंकि इसमें मोशन एजुकेशन में जो एजुकेटर्स हैं उनके बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस से आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। जैसे सपोज हमारा कोई इंग्लिश के टीचर ने 4 एस्से लिखा है, 4 एस्से में से 3 आए, और एक टीचर ने 8 एस्से लिखा है, 8 में से 3 आए, तो हम किसकी बात को ज़्यादा सही समझेंगे? ऑब्वियसली जिसने कम लिखवाया और उसमें से ज़्यादा है। तो जब टीचर कोटा टीचर एक्सपीरियंस इसके अंदर जाता है तो हमें बहुत सारे सवाल इसमें से मिल जाते हैं। तो जिसका इसका सक्सेस रेट इस बार 72% था, यानी कि 72% सक्सेस रेट रहा है बीटीएस का। आप ऑल इंडिया रैंक 7 वाले का इंटरव्यू देखना, वो भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो टेस्ट सीरीज है उसमें अगर कोटा एक्सपीरियंस मोशन एजुकेटर्स का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं इसका गैस वर्क बढ़िया होगा। तो 2 फायदे होते हैं टेस्ट सीरीज के। पहला फायदा तो टेस्ट सीरीज का ये है कि हमें टेस्ट सीरीज से टाइम बाउंड रिवीजन मिलता है, और दूसरा ये होता है कि हमारा जो गैस होता है वो उसमें मिलने की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पहचान जाते हैं और टिक करके उनका आंसर लगा देते हैं। तो जो मैं तुमसे कह रहा था ना कि मार्क्स कैसे कैसे बढ़ सकते हैं, तो पहले मार्क्स बढ़ते हैं तब जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरे मार्क्स, क्योंकि फिर उसके बाद आपको 6 घंटे मिलते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बार मार्क्स बढ़ते हैं तब जब आप टेस्ट सीरीज करते हैं, और तीसरी बार मार्क्स बढ़ते हैं तब जब आप टेस्ट देने में परफेक्ट हो जाते हो। क्योंकि इसमें जो ब्रह्मास्त्र के अंदर जो टोटल टेस्ट है वो टोटल 20 टेस्ट है, ना कम है ना ज्यादा है ना। तो 6 पार्ट है और इसके अलावा 14 फुल टेस्ट हैं। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आपके नंबर ग्रो कर जाते हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है सर, ये थोड़ा बहुत ही रिलेटेबल सवाल है एक स्टूडेंट एस्पिरेंट के लिए, जैसे मेरे लिए हो गया, सबके लिए हो गया। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा आप अच्छे से बताओ, क्योंकि इसके बारे में आप बोलोगे तो बहुत सही रहेगा। तो ये रहेगा सर कि जैसे कि डिस्ट्रैक्शन के बारे में मुझे पूछना था कि एक एस्पिरेंट को अभी रिमेनिंग 120 डेज में रिलेशन हो गया, फिर दोस्ती हो गई, या फिर अनवांटेड चीज़ें जो हमारा टाइम बहुत और एनर्जी खा लेता है, तो उससे चीज़ें, उन सारी चीज़ों से सर कैसे बचे? भाई सवाल बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि इस पे अक्सर चर्चा होती नहीं है। हम केवल पढ़ाई की ही बातें करते रहते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा ये भी है। देखो, पहली चीज़ तो जीवन में ये मौका कभी नहीं मिलेगा हमें। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बार बार नीटी करते रहेंगे, क्योंकि लोग थोड़ी देर बाद आपसे पूछने लगेंगे और आप क्या करते हैं, है ना। तो लोगों को जवाब देना होगा। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटाइज करें, आप अपने इस गोल को प्रायोरिटाइज करें। और जब आप किसी गोल को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि उसके बाद हमारी और चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो किस चीज़ की है? मुझे आज़ादी चाहिए, और आज़ादी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तभी मैंने नीट चुना है, क्योंकि नीट का स्कोप मैं जानता हूँ क्या है। और अगर मैं भी उस चीज़ के पीछे दौड़ रहा हूँ तो मुझे हर चीज़ से परहेज करना चाहिए। दवाई कितनी भी आप खाएंगे, लेकिन अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आपको आराम नहीं होगा। तो जहाँ तक बात यारी दोस्ती की है, रिलेशनशिप की है, भाई मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। हम ह्यूमंस हैं, हम जिस एज में गुजर रहे हैं, इच्छाओं में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब हार्मोनल चेंजेस हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि नाउ अभी ये सब रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जिस टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, अगर हम जरा सा भी अपना टाइम इधर उधर जाएं, यानी कि ऐसे काम की तरफ फोकस करें ना जो अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका मेन टाइम खराब करेगा। और 22 लाख बच्चों का कंपटीशन है, और आप सोचिए जो चीज़ वो आपको बहुत आराम से मिल सकती थी, लेकिन आपने जिस समय जो काम करना था वो ना करके कोई दूसरा किया, तो ऑब्वियस है आपका नुकसान होगा। तो कमिटमेंट से बचें,
ओवर कमिटमेंट किसी के साथ ना करें, अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करें, और जिसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मुझे अपने सिलेक्शन के लिए फोकस करना है। और जो आपसे प्यार कर रहा है, जो आपसे दोस्ती कर रहा है, वो थोड़ी कहीं जाने वाला है। उसको खुद कहना चाहिए कि भाई तू तो भी तैयारी करना है यार, अपन तो यार दोस्त है, कोई अपनी कहीं पीछे थोड़ी हट रही है। इससे आपको अपने दोस्ती का भी पता लगेगा। क्यों जी, वरना पता लगा हम पढ़ना चाह रहे हैं और कोई हमें पढ़ने नहीं दे रहा, या हम किसी को पढ़ने नहीं दे रहे, वो तो एक अलग बात होगी, फिर तो हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन हम अगर कोई काम करना चाह रहे हो, सपोर्ट की वजह हमें पीछे खींच रहा है, तो फिर देखो मैं ऐसी दोस्ती से परहेज करता हूँ। तो मेरी राय तो सीधी सी है कि जब उसे पता है कि मेरा दोस्त किसी सीरियस गोल की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे सीरियसनेस फोकस की जरूरत है, तो ऐसे समय में आपको अपने दोस्तों की वास्तव में परख होती है, और उनको ये बात समझनी चाहिए कि अभी आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, और आपको भी ना कहना आना चाहिए। प्यार से कहिए, चाहे हार्ड होके कहिए, लेकिन अभी आपको ना कहना आना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन व्हेन द रिजल्ट्स आउट्स एंड, और पता लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, तब आप लोगों का परसेप्शन अपने बारे में देखते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है यार इट्स अ बिग मिस्टेक। क्योंकि प्लान बी सी डी ई एफ लोग कहते तो हैं, लेकिन जो मजा प्लान ए का है वो मजा प्लान ए का ही। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अभी चाहें तो सब चीज़ों को हटाएं और अपने केवल और केवल गोल पे फोकस करें। ये मेरा कहना। मतलब आपका कहना ये है कि सर अभी अगर कोई गलत चीज़ों में तो स्टॉप ना हो। गलत तो नहीं है, प्यार व्यार दोस्ती कोई गलत तो नहीं होती, लेकिन अभी के हिसाब से इस टाइम इस टाइम के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। मतलब गलत का मतलब अति, मतलब आवश्यक नहीं। क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें उस तरफ फोकस करने के लिए अपनी एनर्जी चाहिए होती है। दैट्स इट। क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। आप सोचें मैं उसको भी खुश रख सकूं, इसको भी खुश रख सकूं, और मैं अपना काम भी कर सकूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग रिक्वायर्ड सैक्रिफाइसेस, सक्सेस के लिए होता है, तो आपको ना कहना होगा। यस। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर मेरा, कि जैसे मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ सर, तो एक ड्रॉपर का ऐसा होता है ना सर कि मल्टीपल ड्रॉप लग गए बिकॉज ऑफ रीजंस, क्योंकि या तो कोई वैसे बैकग्राउंड से, जैसे मैं सर एक प्रॉपर खेड़ा से आता हूँ जहाँ पे इन सारी चीज़ों का कोई वो नहीं है, सहूलत नहीं है कि, तो सर वैसा बच्चा जो सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप या फोर्थ ड्रॉप तक पहुँच गया है, अब वो सर इस चीज़ से परेशान है, पढ़ने के अलावा उसके दिमाग में हज़ार बाकी सारी चीज़ें चलती है कि यार मैं इतना टाइम हो गया, मेरे दोस्त आगे बढ़ गए, मेरे घर वाले मेरे को ताने मार रहे हैं, भाई मेरे को बोल रहा है, मेरा छोटा भाई कमा रहा है, तो उन सारी चीज़ों से सर एक वो जो ड्रॉपर बच्चा है वो कैसे अपने आप को सही डायरेक्शन में रखे और अपने आप पे काम करे सर? मतलब मेरा मानना ये है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि लोग आलोचना करेंगे, आप सफल नहीं हुए तो लोग आपको कहेंगे भी, आपसे पूछेंगे भी, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसको पॉजिटिविटी बना करके तब तक प्रयास करें जब तक आप सफल नहीं होते। क्योंकि वंस यू गेट सक्सेडेड ना, आपसे कोई नहीं पूछता कि आपने कितने ड्रॉप लिए थे। आप एक बार कॉलेज में एंटर हो जाते तो क्या आपसे कोई पूछते कि आपने कौन सा ड्रॉप लिया? कोई नहीं लेता। तो जब तक आप सफल नहीं होते दुनिया आपसे पूछेगी, लेकिन जब आप एक बार सफल हो जाएंगे तो फिर इन प्रश्नों के कोई मायने नहीं होते। तो मेरा ये मानना है, एक लाइन में फोकस के साथ, अलाइनमेंट के साथ आप सबको आगे बढ़िए और इन सबको इग्नोर कर दीजिए। इग्नोरेंस इज ब्लिस। और आपसे ना हो रहा हो तो मंत्र का जाप करें, ओम इग्नोराय नमः, ओम महा इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। क्योंकि इनका कोई रास्ता है नहीं, विचार आपको आएंगे, लोग आगे बढ़ रहे होंगे, वो बढ़ेंगे, तो आपको तो ये बात कार्य करके ही सिद्ध करनी होगी। इसके लिए कोई एक्सक्यूज आपके पास नहीं है। एंड विश्वास कीजिए, इतने बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने दूसरों की नहीं सुनी और अपने काम में लगे रहे, वो सफल हुए। कि जिस दिन वो सफल हुए ना, फिर लोगों ने देखा, उसके बाद उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा कि तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ। मेरे एक रिलेटिव, सोचो, मतलब मैं तुम्हें बताऊं, उसने 8 बार SSB दिया, 8 बार उसने SSB दिया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जब 9वीं बार वो SSB में सफल होकर के परेड पासिंग आउट, NDA पासिंग आउट परेड में पहुंचा, तो फिर एवरीवन वाज क्लैपिंग फॉर। तो ये होता है, जब तक आप सफल हैं दुनिया आपसे पूछेगी तो तैयार रहिए, लेकिन जब आप सफल होंगे तो फिर दुनिया आपके उदाहरण भी देगी और कभी आपके पास्ट के बारे में नहीं पहुंचेगी। कि छावा पिक्चर का एक डायलॉग है, तुमने देखा होगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिना लड़े उन पे है धिक्कार। तो बेसिकली आदमी को अपना बेस्ट देना चाहिए। ये जो पास्ट है उसके बारे में क्या चर्चा करनी है ना, तो इसलिए एफर्ट डालो और सक्सेसफुल हो जाओ। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स बहुत एग्जाम्पल है सर। कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सर, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर जो मोशन होम बेस्ड टेस्ट सीरीज यूज़ कर रहे हो और वज्रा यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों को यूज़ करने का बेस्ट तरीका कैसा रहेगा सर?
एक स्टूडेंट को नीट एस्पिरेंट? मतलब दोनों के पर्पस अलग हैं। एक होम टेस्ट सीरीज तो आपके पास जो है वो उसमें बहुत सारे टेस्ट है, फुल टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट हैं। बट जो वज्र है वो एक स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने अगर ध्यान से देखा उसका नंबर, तो उसका जो नंबर है वो 44 है। 44 टेस्ट पेपर्स हैं उसके अंदर, जिसमें 14 तो फुल है और 30 है पार्ट टेस्ट। 30 पार्ट टेस्ट में 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायो, और जो 10 फिजिक्स के हैं उसमें 5 11th के हैं और 5 ही 12th के हैं। तो आप सोचो पूरी 11th और 12th को हमने 5 टेस्ट पर सब्जेक्ट बांट दिया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है इस पेपर की, खास बात ये है कि इस पेपर में 1 घंटे का पेपर है, और अगर ये अल्टरनेटिव डेज पे चलती है, तो आपको जो मैं कह रहा था ना टाइम बाउंड रिवीजन करना है, तो इससे बढ़िया टाइम बाउंड रिवीजन नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपका कोर्स पूरा होगा उस समय आपको छोटे छोटे टेस्ट के माध्यम से रिवीजन मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा इतना सारा सिलेबस होता है तो उस सिलेबस से हम फायदा नहीं उठा पाते। तो इसमें क्या थोड़ा सा सिलेबस है, 1-1 घंटे के टेस्ट है, तो बच्चा क्या करता है इन टेस्ट के माध्यम से अपने पूरे सिलेबस को ढंग से रिवाइज कर पाता है। आज मान लो मंडे को टेस्ट है फिजिक्स का, तो आप सोच करके देखिए अल्टरनेटिव डेज यानी कि ट्यूसडे आपका ऑफ होगा, फिर आपका वेंसडे को केमिस्ट्री होगा, फिर उसके बाद आपका थर्सडे होगा, थर्सडे के बाद आपका जो फ्राइडे आएगा उसको बायो होगा, तो फिर अगले मंडे को फिर फिजिक्स आ जाएगी। तो फिजिक्स को भी सोचो रेगुलर नहीं आ रही, फिजिक्स भी पूरे 8 दिन के बाद आ रही है। तो कितना बड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको टेस्ट सीरीज की बात बताता हूँ, हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से बैलेंसिंग सीखते हैं। किसकी बैलेंसिंग सीख रहे हैं? सब्जेक्ट के टाइम के साथ आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिव कर रहे हो। कैसे कर रहे हो बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिव? जब आप पेपर देते हो तो आप पेपर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे के पेपर में पहला घंटे बायो को देते हैं, दूसरा घंटा केमिस्ट्री को और तीसरा फिजिक्स का। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप 1 घंटा बायो जैसे ही होता है तो अंदर से आवाज आती है बायो हो गई, फिर केमिस्ट्री का नंबर है, फिर फिजिक्स का नंबर है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, पेपर करते समय डिसबैलेंस हो जाता है। आपने बायो को ज़्यादा नंबर दे दिया, टाइम दे दिया, फिर केमिस्ट्री को भी टाइम देना है तो फिजिक्स का टाइम कम पड़ जाता है। तो जब आप ये 1-1 घंटे के टेस्ट देते हैं वज्र के, तो इस वज्र के जो 1 घंटे का टेस्ट है ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है। यानी कि आप सोचो आप 30 टेस्ट देंगे 1 आवर के, तो आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो सेट हो जाएगी। यानी कि आपको पता है भाई फिजिक्स है तो 1 घंटे में पूरी करनी है। तो 1-1 घंटे के पेपर होने से ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ रिदम बैठाती है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। क्लियर है? यस सर। शिष्य को गुरु की बात क्यों माननी चाहिए? भाई गुरु की बात इसलिए माननी चाहिए क्योंकि वो गुरु है ना? मतलब कहने का ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने अनुभवों से चीज़ों को पहले देखा है। देखो एक शिष्य और एक गुरु में जो बेसिक जो डिफरेंस होता है, जो मुझे लगता है वो ये होता है कि जो शिष्य अगर यहाँ है ना तो गुरु यहाँ होता है। तो गुरु अपने सही एक्सपीरियंसेस को अपने स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करता है और फिर स्टूडेंट क्या करता है अपने स्किल, अपने नॉलेज, उसके आधार पर उन सबको प्राप्त करता है। तो मतलब मेरा मानना ये है कि एक ओबीडियंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इतने सारे गुरुओं के उदाहरण ले सकते हैं, द्रोणाचार्य हैं, अर्जुन देखो। और फिर सबसे बड़ी बात पता क्या होता है, जो शिष्य होता है ना उसके मन में जो सवाल आते हैं उनका सही निराकरण भी एक अच्छा गुरु ही कर सकता है, जिसको तजुर्बा है, जिसको उस बात का एक्सपीरियंस है। तो जब उसको लगेगी यार ये मेरे साथ मेरे सभी सवालों को सही जवाब दे पा रहे हैं, तो जब उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि एक फेथ का जो रिश्ता है वो कनेक्ट हो जाता है। तो फिर वो बहस ना करके गुरुजी की बात को मानने लगता है। तो पहले आप अच्छे गुरु का चयन करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और गुरु का चयन करने के बाद जब आपको लगे यार ये मेरे लिए सही जो मुझे लग रहा है, तो फिर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात। और मानना चाहिए गुरु शिष्य के रिश्ते में सबसे बड़ी चीज़ तो फेथ है। जब तक फेथ नहीं होगी तो कैसे आगे नहीं बढ़। यस सर। तो सर एक लास्ट सवाल जिसके साथ ये पॉडकास्ट हम खत्म करेंगे सर। सर जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सर का एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा रहा है फिजिक्स में, तो सर ये बहुत डरावना क्वेश्चन है सर सबके लिए, क्योंकि मेरे लिए भी सर मेरी पूरी जर्नी में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो मुझे बहुत चुभता रहता है। तो सर हाउ टू स्टडी फिजिक्स सर, फिजिक्स को आसान कैसे बनाए और इसमें एक स्टेबल मार्क्स कैसे ले आए रिमेनिंग डेज? देखो ना, एक ना सिनर्जी हमने सुना है, सिनर्जी, जिसमें हम क्या करते हैं डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और डॉट्स कनेक्ट करने के बाद एक आकृति बनती है। देखा ना अखबार में आता है वो डॉट्स होते हैं, 1 से 100 तक कनेक्ट कीजिए आकृति बन जाएगी। एक्चुअली फिजिक्स ना ऐसा ही सब्जेक्ट है जो मुझे लगा है। उसमें आपको एकदम से ना आउटपुट नहीं दिखाई देता। भाई केमिस्ट्री में अलग है, आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोलॉजी में क्या नाक को अलग पढ़ लो, कान को अलग पढ़ लो, आंखों को अलग पढ़ लो, हर अंग को अलग अलग पढ़ सकते हो। बट फिजिक्स में एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स इज ए कनेक्टिंग सब्जेक्ट।
अगर आपका ये टॉपिक मैकेनिक्स वीक है ना तो आपको आगे जाके दिक्कत आती है। मैं कह रहा हूँ मैकेनिक्स में डीप में मत जाइए नीट के आधार पर, लेकिन अगर आपकी मैकेनिक्स अच्छी है तो आपको एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, न्यूटन्स लॉस वो लगाने आने चाहिए। वरना क्या होगा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे, वहाँ चार्ज तक तो समझ में आएगा, जैसे इक्वेशंस लगेंगी मैकेनिक्स को तो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो मेरा राहुल ये कहना है कि जब हम फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं तो पेशेंस रखें, पूरे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ें अच्छे से, आधा अधूरा नहीं, और मार्क्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। मार्क्स कम आते हैं लेकिन एकदम बढ़ते हैं, क्योंकि जैसी आकृति समझ में आती है तो फिर आपको लगता है जैसे सो बना, अरे तो भालू बन गया, जबकि पहले तो भालू नहीं दिख रहा था ना। तो फिजिक्स के साथ ये है। तो मैं सब बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि वन शॉट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ फिजिक्स पढ़िए। अगर आप पेशेंस के साथ फिजिक्स पढ़ते हैं और जैसे ही आपका पूरा सब्जेक्ट कनेक्ट होता है, ऑर्डर भी मैं आपको बता देता हूँ, 12th का पोर्शन ज़्यादा आता है तो आप पहले 12 भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद 11 पढ़ें, लेकिन मैकेनिक्स जरूर पढ़ें। जब आप मैकेनिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स को पढ़ते हो तो फिर आपके लिए सारे चैप्टर एक जैसे हैं। वरना पढ़ा आप ग्रेविटेशन रहे होंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा तो वो आपको परेशान करेगा, इसलिए दिक्कत आती है। तो तुम्हारे पुराने पाप है जिस वजह से तुम्हें फिजिक्स में दिक्कत आती है। वरना अगर और बच्चों को देखोगे तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, सबसे खास बात क्या है फिजिक्स की, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, या तो सही होता है या गलत होता है ना, कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। लॉजिकल सब्जेक्ट है, डेली लाइफ से आप कनेक्ट करते हैं, तो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और पेशेंस के साथ पढ़िए। नीट एस्पिरेंट्स को क्या होता है, मैथ से डर लगता है पहली बात तो, फिर दूसरा क्या होता है, फिजिक्स में बार बार मैथ तो आ ही रहा है, फिर उसको क्या वो कनेक्शन फील नहीं होता, उसको लगता है यार इस चैप्टर का इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, ये तो लंबा काम चल रहा है, जबकि बाहर पढ़ते हुए तो ऐसा नहीं हो रहा ना, वहाँ कम ही कनेक्शन होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो सब बढ़िया से होता है। तो फिजिक्स पढ़ते समय पेशेंस रखिए, एक बार जैसे कैसे कोर्स कंप्लीट करिए, फिर उसको रिवाइज करिए, देन आपको समझ में आएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनको आप पढ़ के देखोगे तो लगेगा मैकेनिक्स की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स है। बट अगर आप थोड़ी सी मैकेनिक्स अच्छी कर लें उसके बाद फिजिक्स पढ़ें तो फिर फिजिक्स पढ़ने का आनंद आता है। ये कारण। यस सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपसे बात करके। वैसे तो मैं आपसे हमेशा मिलते रहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे आके बात करता हूँ, बट आपने मुझे इतना आपका इम्पोर्टेंट टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। देखो राहुल, सबसे बड़ी बात तो तुम इनिशिएट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, जेनजी हो, सही चैनल का यूज कर रहे हो, बट मैं चाहता हूँ अपने ऊपर भी लागू करें। यस सर। और जो तुमने इस यहाँ पे अपने मन की बात की वो बच्चों तक पहुँचे, ताकि सब बच्चों को उससे प्रॉपर बेनिफिट मिले, और ऐसे काम करते रहिए और खुद भी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य। यस सर, थैंक यू सो मच सर। और एक लास्ट बात आप लोगों से भी मुझे बोलनी थी कि अगर मोशन के रिलेटेड या फिर ऐसे चीज़ों के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो। सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। आई विल ट्राई कि मैं सर से थोड़ा पूछते रहूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत हेल्प करती